सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कम्पसन क्लासेस में एक बार फिर से। मैं आप लोगों को संविधान का जो विशेषताएं थी उनके बारे में बता रहा था। इससे पिछले वीडियो में संविधान की विशेषताओं संबंधित बताया था। उसमें से पहली विशेषता जो थी संविधान का हमारे विशाल होना एवं विस्तृत होना। उसमें आपको मैंने सारे भाग बता दिए थे, सारी अनुसूचियां बता दी थी। इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके स्रोत क्या हैं संविधान के, हमारे कहाँ कहाँ से प्रमुख चीज़ें क्या क्या ली गई हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 100% कोई ना कोई संविधान का क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया जाता है, चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, पूछा जरूर जाता है। अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो भारत के जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे या संविधान निर्मात्री जितने भी थे, उन लोगों ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद में वहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिली, भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भी ठीक चीज़ें लगी, उनका अध्ययन करने के बाद में उनको शामिल किया। लगभग कितने देशों का अध्ययन किया था? 60 देशों का अध्ययन किया था। ये सभी बुक्स में आता है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो शामिल कर ली गई। अब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले अगर देखें तो ब्रिटेन के संविधान से लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। लोकसभा के प्रति जो मंत्रिमंडल होती है उसका दायित्व कैसा है? सामूहिक रहता है। क्योंकि लोकसभा जब किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव ले आती है तो उसके बाद में जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री होते सबको सामूहिक इस्तीफा देना पड़ जाता है या वो खुद अकेले अपना त्यागपत्र दे दे, इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व रहता है। फिर दूसरा है राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होना। भारत में राष्ट्रपति जो है औपचारिक प्रधान है, असली शक्ति जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में शामिल रहती है, उसके मंत्रिपरिषद में शामिल रहती है। ये सब सोर्स कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से सोर्स लिए गए हैं। फिर एकल नागरिकता, इनका मैं डिटेल भी आगे करूँगा। सारे जहाँ जहाँ अनुच्छेद में आते रहेंगे वहाँ डिटेल में करता रहूँगा आगे। अभी आपको केवल इतना याद रखना है क्या चीज़ किस देश से ली गई है, क्योंकि अभी यहीं पर पढ़ लेंगे तो फिर आगे जो होगा विस्तृत रूप से जो आपको जानना है वहाँ पर फिर नहीं समझ पाएंगे आसानी से। इसलिए हम इसको यहाँ पर सतही तौर से आपको क्या कहाँ से लिया गया ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद डिटेल पूरी आगे होनी है। ठीक। एकल नागरिकता भारत में किस प्रकार की एकल न्यायिक प्रणाली मतलब ये है कि एक दूसरे से कोर्ट सारे रिलेटेड हैं। जिले में जिला न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय हो गया, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट हो गया। इनके लिए गाइडलाइन जो है, कानून की प्रक्रिया, जो सज़ा है, वो सब एक ही आधार पर चलती है। नहीं कि वहाँ दूसरी सजा प्रणाली चलती हो, दूसरे में दूसरी चलती हो। ठीक, इस प्रकार से नहीं है। फिर है विधि निर्माण की प्रक्रिया। जो भारत में विधि निर्माण की प्रक्रिया है, आज भी आईपीसी 1860 चल रही है या उसी के तहत विधि का निर्माण होता है। ठीक। या इसके अतिरिक्त बात करें, पांचवी जो है इसकी विधि का शासन। भारत में किसका शासन है? विधि का शासन है। छठा एकल नागरिकता हो गई। भारत में एक ही नागरिकता दी जाती है। देश की नागरिकता केवल रहती है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं रहती। कई ऐसे भी देश हैं जहां राज्यों की भी नागरिकता है और देश की भी नागरिकता है, लेकिन भारत में क्या है? केवल एकल नागरिकता है। ठीक। फिर सातवां है विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार एवं उन व्यक्तियाँ। विधायिका के जितने भी सदस्य हैं उनको क्या क्या विशेषाधिकार दिए गए, ये सब उसमें बताया गया। फिर आठवां है संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया, मतलब संसदीय शासन प्रणाली। ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली को। फिर उसके बाद अगले देश की बात करें तो आयरलैंड से भैया राज्य के नीतिशक तत्व लिए गए, जो संविधान के 36 से 51 अनुच्छेद में वर्णित हैं और भाग 4 में वर्णित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति करता है वो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। फिर तीसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य वोट डालेंगे, कौन कौन से सदस्य उसमें प्रतिभाग करेंगे, किसके माध्यम से राष्ट्रपति चुना जाएगा, वो इसमें बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है वो यहीं से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया।
फिर उसके बाद में इसका डिटेल भी आगे करूँगा, मैं पूरा टोटल डिटेल करूँगा। फिर अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, मूल अधिकार लिए गए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान रखना। उद्देशिका का विचार जो प्रस्तावना का विचार है वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। फिर नंबर 3 भैया राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है वो भी अमेरिका से लिया गया है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, विधायिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है, ना ही कोई अन्य सदस्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। जो न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र न्यायपालिका, उसका अलग से संविधान में वर्णन किया गया है, उसके वेतन भत्ते, उसकी नियुक्ति, ये सब अलग उसमें वर्णित हैं। ठीक। फिर वित्तीय आपात जो बंद लगाए जाते हैं उनमें से वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 जो कहता है वो किसमें शामिल है, कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। फिर छठा है उपराष्ट्रपति का पद, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये पद कहाँ से लिया गया, ये भी अमेरिका से लिया गया है। फिर आगे देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, अगर मान लो हाई कोर्ट में किसी को सजा मिली है कोई, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इस प्रकार का जो पुनरावलोकन है वो भारत में है और ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। फिर 8वां, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन, किसी भी संविधान संशोधन अगर किया जाता, कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ साधारण संशोधन होते हैं। अगर कोई संशोधन किया जाएगा संविधान संशोधन में तो राज्य विधायिकाओं से अनुमोदन लिया जाता है। ठीक, ये चीज़ इसमें कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखें, प्रस्तावना की भाषा या उद्देशिका की भाषा जो है ये कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका का विचार जो है वो अमेरिका से है और इसकी भाषा जो है वो कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सीधे सीधे आपको याद रखना। फिर दूसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है भाग 7 में मैंने आपको बताया था, अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा, उसमें सूचियाँ थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें समवर्ती सूची जो है ये कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। फिर 3 है केंद्र राज्य संबंध, ये कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए केंद्र राज्य संबंध। फिर 4 शक्तियों का विभाजन, वही चीज़ फिर से आ गई, शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। फिर कनाडा के संविधान से देखते संघीय शासन प्रणाली कि केंद्र में एक संघ की सरकार होगी, ये चीज़ जो बताई गई है ये कहाँ है भैया, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर नंबर 2 सशक्त केंद्र सशक्त केंद्र, मजबूत केंद्र एक होगा, केंद्र की सरकार होगी, ये सब कहाँ से है, कनाडा से। नंबर 3 अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी, ये भी कहाँ से बताया गया है, कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। फिर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, राज्यपाल जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए सुरक्षित रख लेगा उसको, विधेयक को। फिर जापान की बात करें, जापान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, अनुच्छेद 21 जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये कहाँ से ली गई, जापान से ली गई है। फिर अफ्रीका से तो संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन वो कहाँ से लिया गया, अफ्रीका से लिया गया है। फिर रूस से मूल कर्तव्य, रूस हमारा बहुत ही परम मित्र है तो उसने अपना कर्तव्य दिखाया, उसने मूल कर्तव्य दे दिए। कब जोड़े गए, किसकी सिफारिश पर जोड़े गए, ये सब आगे जो वीडियो कराऊंगा बताऊंगा, आगे क्लास होंगे उसमें पूरी जानकारी मैं इसकी दूंगा। ठीक। फिर फ्रांस से देखें तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कि भारत में जो मुखिया होगा एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के अंदर में सारी चीज़ चलेगी, राष्ट्रपति के नाम से संबोधन होगा देश का सब कुछ। तो ये कहाँ से बताया गया है, फ्रांस से बताया गया। फिर जर्मनी से आपात उपबंध जो 352 से लेकर के 60 तक हैं, आपात उपबंध की बात की गई है, वो किस देश से लिए गए, जर्मनी से लिए गए। फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, इससे भैया लगभग 250 अनुच्छेद या तो कुछ परिवर्तन के साथ में या हूबहू लिख लिए गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्रोत ये भी रहा है भारतीय संविधान के लिए। इनको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे में फिर इसकी विशेषताएं, अन्य जो विशेषता है वो मैं बता रहा हूँ। अभी हम लोगों ने देखा मूल स्रोत देखा, फिर उसके बाद में देखते हैं इसकी अन्य जो विशेषताएं थी। पहली विशेषता हो गई उसका
संविधान का विस्तृत होना एवं विशाल होना। अब दूसरी विशेषता उसकी कहती है लिखित संविधान। भारत का संविधान किस प्रकार का है? लिखित संविधान है। कई देशों का संविधान अलिखित भी है, जैसे ब्रिटेन का देखते हैं संविधान अलिखित है, दूसरा भारत का हो गया लिखित। दुनिया में प्रथम जो संविधान लिखित था, प्रथम लिखित संविधान वो अमेरिका का है, ठीक। और सबसे विस्तृत लिखित संविधान अगर पूछा जाए तो वो किसका हो गया भैया? भारत का हो गया, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरी विशेषता हमारे संविधान की है उद्देशिका की विशेष शब्दावली। तो उद्देशिका की विशेष शब्दावली की बात करें तो उद्देशिका में क्या बताया था? प्रभुता संपन्न, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। किस प्रकार का? लोकतांत्रिक गणराज्य। ये उद्देशिका में इसकी विशेषता बताई। भारत कैसा होगा? प्रभुता संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा, ठीक। ये चीज़ किसमें विशेषता बताई गई है? हमारी प्रस्तावना में इसकी विशेषता बताई गई है। पहली लाइन में जैसे आप उस उद्देशिका पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ विस्तृत रूप से बताई गई। फिर चौथी चीज़ है, चौथी विशेषता इसकी संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जो है भैया, भारत में ब्रिटेन के तर्ज पर ही भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। वहाँ यहाँ सम्राट की तरह नामात्र तौर से अगर देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति जो है उसका मुखिया होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती है वो किस में निहित है? मंत्रि परिषद में निहित है। मंत्रि परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक शक्तियों का स्रोत उसी के पास होती है भारत को चलाने के लिए। और मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व उसका रखता है। 75(3) में उसके बारे में बताया गया। 75(3) अनुच्छेद जो है उसमें उसका वर्णन किया गया है, ठीक। तो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है भैया? संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री के पास होती है। फिर मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। भाग 4 का में 51 का में इनको जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन जब हुआ, कब हुआ? 2002 में हुआ। तो इसमें 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें 11वां मूल कर्तव्य जो था वो भैया शिक्षा को लेकर के था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको माता पिता जो हैं उनको शिक्षा दिलाने के लिए प्रयत्न करेंगे, या संरक्षक जो भी हैं वो सब उसके लिए प्रयत्न करेंगे। ये मूल कर्तव्य की विशेषता इसमें बताई गई है, ठीक। और फिर छठा जो है नीतिशक तत्व। इन्होंने छठी विशेषता यह बताई है कि राज्यों के लिए नीतिशक तत्व बताए गए हैं। राज्यों के कार्य जो होंगे वो नीतिशक तत्व के माध्यम से उसमें वर्णित किए गए हैं। भाग 4 में एक कल्याणकारी राज्य बनाने की अवधारणा प्रस्तुत की गई है और नीतिशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। 7वां है नागरिकों के मूल अधिकार। यहाँ पर मूल अधिकार कर लेंगे हम लोग। नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। शुरुआत में मूल अधिकार टोटल जो थे वो 7 थे। 7वां जो था वो वित्त से संबंधित था और इसको हटा करके भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के साथ एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अब किस प्रकार का अधिकार बना दिया गया है? इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं और 7वां जो था वित्त का अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया और भाग 12 में 300 का अनुच्छेद में इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक। और मूल अधिकार जो हैं इनका संरक्षण जो है वो न्यायपालिका करती है। अनुच्छेद 32 के तहत इनका सुप्रीम कोर्ट करती है। 326 के तहत इनका
हाई कोर्ट करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। लेकिन ये एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये आत्यांतिक नहीं है। ठीक, आत्यांतिक से तात्पर्य यह है कि ज़रूरत के अनुसार इनको समाप्त भी किया जा सकता है, पूरी तरीके से लागू नहीं है। कई बार आपातकाल के समय में ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं बहुत सारे मूल अधिकार। ठीक, फिर अगला अगर देखें 8वीं विशेषता इसकी देखें तो स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका किस प्रकार की है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। संविधान में अलग से इसके बारे में सारे अनुच्छेद बताए गए हैं, किस प्रकार इनका वेतन, किस प्रकार इनका चयन, किस प्रकार से इनकी प्रक्रिया होगी, ये पूरी तरीके से वर्णित है संविधान में। फिर भाग 9 की हम लोग बात करें तो भाग 9 कहता है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। हमारा संविधान जो है वो नम्यता और अनम्यता दोनों का मिश्रण है। हमारे संविधान में साधारण बहुमत का भी उल्लेख है, विशेष बहुमत का उल्लेख है, और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की विधानमंडलों की अनुमति जो है, राज्यों की विधानमंडलों की अनुमति, इसका भी उल्लेख है। साधारण बहुमत से कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, विशेष बहुमत से होता है, और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की मर्जी भी देखी जाती है। इस प्रकार से क्या बताते हैं यहाँ पे, नम्यता भी है और अनम्यता, दोनों का मिश्रण इसमें बताया गया है, साफ साफ इसके अंदर चर्चा की गई है। ठीक, फिर उसके बाद देखें अगर हम अगली विशेषता हमारी क्या कहती है, अगली विशेषता कहती है केंद्राभिमुख संविधान। भारत का संविधान किस प्रकार का है? केंद्राभिमुख संविधान है। इसमें कुछ ऐसी चर्चाएं की गई हैं जो बताई गई हैं, जैसे हम लोग देखें केंद्राभिमुख विशेषता की अगर बात हम लोग करें तो केंद्राभिमुख जो हैं, जैसे भारत के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है, क्या बताया गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। ये चीज़ इसमें बताई गई है, मतलब भारत जो है वो क्या है? राज्यों का एक संघ है। इसकी विशेषता बताई गई है केंद्राभिमुख में। इसमें कुछ कथन बताए गए, वो आपको ध्यान रखना है। कथन में क्या? केसी व्हीयर के अनुसार, जैसे केसी व्हीयर थे, इनका कथन क्या था? इनका कथन भैया याद रखना है कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान कैसा है? एक अर्धसंघीय है, क्वासी फेडरल है। ये चीज ध्यान रखना है। ये किसका कथन है? केसी व्हीयर का है। फिर आइवर जेनिक्स ने एक कथन दिया था। आइवर जेनिक्स का कथन अगर देखें, यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्तियां हैं। यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्तियां हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्तियां हैं। ठीक, इसमें बताया गया भारत जो है संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। भारत क्या है? भारतीय संविधान जो है संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना आपको है। इसी के बारे में अंबेडकर ने कहा था, अंबेडकर का भी कथन हमें याद रखना है। अंबेडकर ने क्या कहा था? ये चीज़ ध्यान रखना है। अंबेडकर ने कहा था संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। ये किसका कथन है? ये भैया भीमराव अंबेडकर का है। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त ऑस्टिन ने इसे क्या कहा था? ऑस्टिन ने कहा था इसको कि सहकारी संघवाद। क्या बोला था? सहकारी। ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद कहा था।
तो ये कुछ कथन है केंद्राभिमुख संविधान को लेकर के हैं। ये 10वीं प्रॉपर्टीज की थी। फिर उसके बाद में अगर देखें 11 देखते हैं इसकी विशेषता क्या कहती है। तो एकल नागरिकता, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं, केवल एक देश की नागरिकता दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर उसके बाद में 12वीं जो विशेषता है वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का उल्लेख भारत में किया गया है। वयस्क लोग जो हैं उनको मताधिकार प्रदान किए गए हैं हमारे संविधान के माध्यम से। मूल संविधान में अगर बात करें तो मत देने का अधिकार जो था वो 21 वर्ष का था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, जिसमें घटा करके उम्र कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। 326 अनुच्छेद जो था उसमें संशोधन करके 18 वर्ष कर दी गई। मूल में कितनी थी, 21 थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जिसमें 18 वर्ष उसकी उम्र कर दी गई। अनुच्छेद किसमें, 326 में संशोधन करके, ठीक। ये वयस्क मताधिकार। फिर संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में ये बताया गया संविधान ही सर्वोच्च है। किसकी विशेषता बताई गई, संविधान की विशेषता बताई गई, संविधान ही सर्वोच्च है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में 14 जो विशेषता है आपातकालीन उपवन, आपातकालीन उपवन अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक 3 प्रकार के आपात बताए गए हैं। कितने, 3 प्रकार के आपात बताए गए हैं। ये आगे जब पूरा चैप्टर कराऊंगा तो उसमें पूरी तरीके से सारे आपात के बारे में क्लियर कर दूंगा, ठीक। फिर अगली विशेषता और अंतिम विशेषता इसकी जो है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन अगर की बात करें तो ग्राम पंचायतों के गठन में 73वां संविधान संशोधन हुआ। ग्राम पंचायत से लेकर के फिर 74वां संविधान संशोधन हुआ। नगर पालिका से लेकर के शहरी जो तंत्र था उसको लेकर के, शहरी ढांचा जो था उसको लेकर के 74वां संविधान संशोधन किया गया। तो इस प्रकार से इसमें ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। ये कुछ विशेषताएं महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद आगे जो अगला आने वाला वीडियो होगा उसमें जो भाग 1 है वहाँ से अब शुरू करेंगे। जितने भी भाग हैं या जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी आने वाले वीडियो में। आप लोग अगर अच्छा लग रहा है आपको मेरा वीडियो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।